सोचिए, अचानक आपके फोन पर एक ऐसा मैसेज आता है, अब से आप जितना भी पैसा खर्च करेंगे उसका 10 गुना कैशबैक मिलेगा। 24 घंटे बाद यह सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा। 10 गुना कैशबैक। आपको पहले तो यकीन ही नहीं होता, लेकिन मौका हाथ से जाने देने का सवाल ही नहीं था। आप तुरंत 2,000 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करते हैं और तभी धड़ाम, आपके अकाउंट में 20,000 रुपए वापस आ जाते हैं। तब आपको समझ आता है कि यह कोई मजाक नहीं, बल्कि सच में काम कर रहा है। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हे, अब तो मैं माला माल होने वाला हूं। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। सबसे पहले आप अपने दोस्त चेन शुआई को 20,000 रुपए भेजते हैं और अगले ही पल 2 लाख रुपए वापस। आप सोचते हैं, वाह, ये तो सच में कमाल की चीज है। इसके बाद आप सीधे 2 लाख रुपए और भेज देते हैं। उधर दोस्त के फोन पर अचानक 22 लाख रुपए पहुंच जाते हैं। वह तो देखकर ही हक्का बक्का रह जाता है। अबे, ये क्या हो रहा है? 22 लाख रुपए? तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? आप आराम से कहते हैं, अरे, ज्यादा मत सोच। मैंने तुमसे पहले 10,000 रुपए उधार लिए थे ना, वही वापस कर रहा हूं। दोस्त के होश उड़ जाते हैं। कौन सा इंसान 10,000 रुपए उधार लेकर 22 लाख रुपए वापस करता है? ये तो बड़े से बड़ा सूदखोर भी नहीं करता। लेकिन आप उसे ज्यादा कुछ नहीं बताते, बल्कि उल्टा कहते हैं, अच्छा सुन, तूने बताया था ना कि तेरे ऊपर लाखों का कर्ज है, ये पैसे ले और अपना सारा कर्ज चुका दे। दोस्त भी बिना देर किए पैसे लेकर चला जाता है और सिर्फ 3 मिनट के अंदर उसके सारे ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज खत्म हो जाता है। उधर आपकी नजर अपने बैंक अकाउंट पर जाती है। 20 लाख रुपए खर्च किए और 30 लाख रुपए का कैशबैक मिल गया। अब आपके बैंक अकाउंट में पूरे 47 लाख रुपए पड़े हैं। लेकिन आपका एक ही करीबी दोस्त था, बाकी लोग सिर्फ नाम के दोस्त थे, इसलिए उन पर पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं था। अब सवाल था, इतने कम समय में पैसा कहाँ खर्च किया जाए? आप तुरंत घर से निकलते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, भाई जल्दी से कंस्ट्रक्शन रोड वाले फेरारी शोरूम चलो। आखिर जब पैसा खर्च करने पर 10 गुना वापस मिल रहा हो, तो सबसे महंगी चीजें खरीदना ही सबसे तेज तरीका था। रास्ते में आप अलग अलग लाइव स्ट्रीमिंग ऐप डाउनलोड करते हैं, लेकिन किसी स्ट्रीमर को देखने का आपका कोई इरादा नहीं था। आप सीधे एक प्लेटफॉर्म में 40 लाख रुपए डाल देते हैं और कुछ ही सेकंड में 4 करोड़ रुपए वापस। आप बिना रुके अगले 60 लाख रुपए भी डाल देते हैं और इस बार 6 करोड़ रुपए का कैशबैक। अब आपके बैंक अकाउंट में लगभग 94.7 करोड़ रुपए जमा हो चुके थे। आप समझदारी से काम लेते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा पैसा डालना जोखिम भरा हो सकता था, इसलिए आप बाकी दो प्लेटफॉर्म पर भी रकम डालते हैं और देखते ही देखते दोनों से मिलाकर करीब 2 अरब रुपए का कैशबैक। लेकिन आपके पास अभी भी समय कम था। आप ड्राइवर से कहते हैं, भाई मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, जितनी तेज गाड़ी चला सकते हो चलाओ, मैं तुम्हें 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। ड्राइवर तुरंत जोश में आ जाता है। सीट बेल्ट लगा लीजिए साहब, आज आपको असली रफ्तार दिखाता हूं। गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाती है। आप तुरंत 5,000 रुपए का भुगतान करते हैं और बदले में आपको मिलते हैं पूरे 50,000 रुपए। सिर्फ आधे घंटे से भी कम समय में आप लगभग 3 अरब रुपए खर्च कर चुके थे। आम इंसान के लिए इतनी रकम जिंदगी भर आराम से जीने के लिए काफी होती। लेकिन आप अभी संतुष्ट नहीं थे। लगभग 10 मिनट बाद टैक्सी फेरारी शोरूम के सामने रुकती है। आप तुरंत अंदर पहुंचते हैं। एक महिला सेल्स एग्जीक्यूटिव मुस्कुराकर आपका स्वागत करती है। हेलो सर, फेरारी शोरूम में आपका स्वागत है। क्या आपने कोई मॉडल पहले से पसंद किया है? आप बिना समय गंवाए कहते हैं, नहीं, आप बस मुझे सारी गाड़ियां दिखा दीजिए, मैं तुरंत पेमेंट कर दूंगा। सेल्स वुमन आपकी तरफ देखती है। आपका साधारण पहनावा देखकर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि सामने खड़ा इंसान कुछ ही घंटों में अरबों रुपए खर्च कर चुका है। लेकिन आपके लिए अब किसी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, क्योंकि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और हर सेकंड कीमती है। तभी अचानक आपका फोन बजता है। आप कहते हैं, फोन उठाओ और स्पीकर पर डालो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, नमस्ते, क्या मैं चू साहब से बात कर रहा हूं? आप जवाब देते हैं, जी मैं ही बोल रहा हूं, आप कौन? वह व्यक्ति खुद को बैंक का अध्यक्ष बताता है। फिर वह ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। सर, अभी अभी आपके सेविंग अकाउंट से 26 करोड़ रुपए का अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर हुआ है। इसके बाद वह बेहद सम्मान से कहता है, हमारे बैंक के लिए यह सम्मान की बात होगी अगर आप हमारे प्रीमियम वीआईपी ग्राहक बने। 26 करोड़ रुपए। यह रकम सुनते ही मैनेजर से लेकर सेल्स वुमन तक
सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन उन्हें अभी पता नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। करोड़ों की शॉपिंग और अरबों की ताकत अब सवाल था। आखिर ये आदमी कितना पैसा खर्च करने वाला है? जिस कार डीलर ने अभी कुछ देर पहले 2-3 करोड़ की खरीदारी देखकर ही होश खो दिए थे, अब जब उसे पता चला कि तुम्हारी कुल संपत्ति 20 अरब से भी ज्यादा है, तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। लेकिन तुम्हारे लिए असली ताकत सिर्फ पैसा नहीं थी, बल्कि बैंक के कनेक्शन थे। तुम सोचते हो कि पहले तुम एक आम इंसान थे, इसलिए बड़े लोगों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब बैंक तुम्हारे लिए वही रास्ता खोल सकता था। तुमने तुरंत बैंक के मैनेजर झाओ साहब को फोन लगाया। झाओ साहब, वीआईपी वाली बात बाद में करेंगे, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। झाओ साहब तुरंत बोले, चू साहब, आप बस आदेश दीजिए। तुमने कहा, मुझे एक घर खरीदना है। या तो कोई बड़ा लग्जरी फ्लैट चाहिए या फिर सीधा आलीशान बंगला। क्या आपकी ऐसी जगहों पर कोई पहचान है? झाओ साहब ने बिना देर किए जवाब दिया, चू साहब, बस कुछ मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए संपर्क करता हूं। फोन कटते ही आसपास खड़ी महिला सेल्स स्टाफ में सन्नाटा छा गया। अगर तुम्हारे पास सिर्फ कुछ अरब होते, तो शायद उनमें से कुछ अब भी सोचतीं कि किसी तरह तुम्हें अपना बना लिया जाए। लेकिन अब उन्हें पता चल चुका था कि तुम्हारे पास दर्जनों अरब हैं, और वो भी सिर्फ तुम्हारी संपत्ति का एक हिस्सा। अब तुम उनके लिए ऐसी दुनिया में पहुंच चुके थे जहां वो सिर्फ दूर से देख सकती थीं। तुमने कार डीलर से पूछा, अभी इनमें से कौन सी कार ऐसी है जिसे मैं तुरंत लेकर जा सकता हूं? मैनेजर ने तुरंत जवाब दिया, चू साहब, आपने सभी कारों में फुल ऑप्शन चुने हैं। ऊपर से कुछ अतिरिक्त कस्टमाइजेशन भी करवाना है। सब कुछ तैयार होने में कम से कम आज दोपहर 3 बजे तक का समय लगेगा। तुमने सिर हिलाया। ठीक है, दोपहर 3 बजे जैसे ही कोई भी कार तैयार हो, मुझे तुरंत फोन करना। और हां, सभी कारों में फुल टैंक कर देना। नंबर प्लेट की चिंता मत करो, कोई भी सामान्य नंबर लगा देना। इतना कहकर तुम मैनेजर और सेल्स स्टाफ की भीड़ के बीच से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही दुकान से बाहर आए, झाओ साहब का फोन आ गया। चू साहब, मैंने आपके लिए संपर्क कर लिया है। अभी कई लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हैं। आप किस तरह की जगह देखना चाहते हैं? तुमने तुरंत पूछा, आपका बैंक कहाँ है? मेरे लिए एक मीटिंग अरेंज कर दीजिए। अभी करीब 12 बज चुके हैं। अगर संभव हो तो दोपहर 3 बजे मैं बैंक में ही उनसे मिलना चाहता हूं। फिर तुमने कहा, और तब तक मुझे आपके ऑफिस का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे थोड़ी जल्दी है। तुम्हें अचानक कुछ और याद आया। वैसे झाओ साहब, क्या आपकी पहचान किसी प्राइवेट यॉट या प्राइवेट जेट बनाने वाली कंपनी या बेचने वाले लोगों से है? झाओ साहब तुरंत बोले, चू साहब, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे कमर्शियल बैंक की वीआईपी सर्विस काफी हाई लेवल है। आपकी जरूरत का इंतजाम हम कर सकते हैं। तुमने कहा, तो फिर उन लोगों से भी मीटिंग फिक्स कर दीजिए। दोपहर में मैं उन सबसे एक साथ मिल लूंगा। फोन रखने के बाद तुमने राहत की सांस ली। अभी 3 बजे की मीटिंग में काफी समय था। और जब आपके पास खर्च करने के लिए इतना पैसा हो, तो खाली बैठना भी तो बेवकूफी थी। खासकर जब उसी सड़क पर लगभग हर तरफ लग्जरी कारों के शोरूम मौजूद थे। सिर्फ 500 मीटर चलने के बाद तुम पहुंच गए पोर्शे के शोरूम में। तुमने अभी कुछ बोलना भी शुरू नहीं किया था कि अचानक एक मैनेजर कई सेल्समैन के साथ तुम्हारे स्वागत में दौड़ता हुआ आ गया। तुम खुद हैरान रह गए। ये सब अचानक क्या हो रहा है? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, चू साहब, आपका स्वागत है। मैं यहाँ की मैनेजर वांग ली हूं। असल में जब तुम फेरारी के शोरूम से बाहर निकलकर फोन पर बात कर रहे थे, तभी वहां के सेल्समैन ने तुम्हारी करोड़ों की कार खरीदारी की खबर पूरे ग्रुप में भेज दी थी। और अब पूरी सड़क के लगभग सभी लग्जरी कार ब्रांड को पता चल चुका था कि एक सुपर रिच ग्राहक यहां घूम रहा है। इसीलिए जैसे ही तुम पोर्शे के शोरूम के दरवाजे पर पहुंचे, वांग ली ने तुम्हें पहचान लिया और तुरंत अपनी पूरी टीम को तुम्हारे स्वागत के लिए बुला लिया। लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुमने सीधे पूछा, यहाँ पोर्शे 911, पोर्शे 918 और कैरेरा जीटी मौजूद हैं? वांग ली ने तुरंत जवाब दिया, चू साहब, इन सभी मॉडल की गाड़ियां हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं हैं। हमें इन्हें दूसरी जगहों से अरेंज करना पड़ेगा। तुमने बिना सोचे कहा, ठीक है, सीधे अरेंज करो। पिछले शोरूम का अनुभव होने के कारण अब तुम्हें पूरी प्रक्रिया समझ आ चुकी थी। तुमने सीधे आदेश दिया, सभी गाड़ियों में सबसे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन रखो। ऑप्शन और कॉन्फ़िगरेशन जितने हाई एंड हो सकते हैं कर दो। मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वांग ली ने पहले से ही कैलकुलेटर निकाल रखा था। कुछ ही देर तक उसके हाथ तेजी से कैलकुलेटर पर चलते रहे। फिर उसने कुल रकम बताई। चू साहब, आपकी चुनी हुई कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इन सभी गाड़ियों की ऑन एंड रोड कीमत लगभग 5 करोड़ है। और तुमने तुरंत कहा, पांचों गाड़ियां एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन, कार्ड से पेमेंट कर दो।
यह सुनते ही वांग ली के होश उड़ गए। आखिर दुनिया की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब चल रही थी और इतनी महंगी लग्जरी कारें बेचना आसान काम नहीं था। लेकिन आज उसके सामने ऐसा ग्राहक खड़ा था जो करोड़ों की कारें खरीदते समय ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कोई आम इंसान कपड़े खरीद रहा हो। वहां मौजूद हर सेल्समैन तुम्हारी इस खरीदारी से पूरी तरह हैरान था। तुमने बेहद आराम से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए और इस तरह 1 घंटे से भी कम समय में तुम पोर्शे शोरूम से बाहर निकल चुके थे। अब अगला पड़ाव था दोपहर 3 बजे बैंक में होने वाली वो मीटिंग, जहां तुम्हारे लिए लग्जरी घर, प्राइवेट यॉट और प्राइवेट जेट तक के रास्ते खुलने वाले थे। तुम्हें पता था कि इस सड़क पर आगे लैम्बोर्गिनी और मासेराती के शोरूम भी हैं। तुमने हिसाब लगाया कि इन दोनों जगहों की खरीदारी पूरी करने के बाद सीधे बैंक जाना ठीक रहेगा। करीब 200 मीटर आगे बढ़ने के बाद तुम लैम्बोर्गिनी के शोरूम में पहुंच गए। यहां भी बिल्कुल वही प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई। आखिरकार तुमने लैम्बोर्गिनी रेवुएल्टो, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर और लैम्बोर्गिनी मर्सिएलागो, ये 3 गाड़ियां पसंद कीं। इनकी ऑन रोड कीमत लगभग 40 करोड़ थी। तुमने पहले की तरह इनकी भी 5 गाड़ियां खरीद लीं, यानी कुल कीमत करीब 20 करोड़ रुपए हो गई। तुम्हारे पास पहले 49 अरब रुपए थे, जो अब घटकर 47 अरब रह गए थे। लेकिन 20 अरब रुपए का कैशबैक मिलने के बाद तुम्हारी रकम बढ़कर 67 अरब 2000 लाख रुपए हो गई। हमेशा की तरह तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वहां से निकल गए। बाकी चीजों पर ध्यान देने का तुम्हारे पास समय ही नहीं था। अब आखिरी पड़ाव था मासेराती का शोरूम। हालांकि मासेराती बाकी 3 ब्रांडों के मुकाबले काफी सस्ती थी, लेकिन लड़कियों को इम्प्रेस करने या किसी को गिफ्ट देने के लिए यह भी एक शानदार विकल्प थी। तुमने मासेराती क्वात्रोपोर्टे, मासेराती एमसी20, मासेराती ग्रैंड कैब्रियो और मासेराती लेवांते समेत कई मॉडल देखे। इसके अलावा मासेराती ग्रैंड टूरिस्मो भी तुम्हारी पसंद में शामिल थी। इन सभी गाड़ियों की कुल ऑन एंड रोड कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए थी। तुमने बिना ज्यादा सोचे फिर से 5 सेट खरीद लिए, यानी कुल 7 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए और इसके बदले तुम्हें 75 करोड़ रुपए का कैशबैक मिला। अब तुम्हारे खाते में मौजूद रकम बढ़कर लगभग 74 करोड़ रुपए हो चुकी थी। शोरूम से बाहर निकलकर तुम सड़क किनारे खड़े हुए, एक लंबी सांस ली और थोड़ा हाथ पैर फैलाया। आज की पूरी खरीदारी में सबसे ज्यादा समय तुम्हारा गाड़ियां चुनने में नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट तैयार होने, साइन करने और फोटो खिंचवाने में गया था। जहां तक गाड़ियों के मॉडल और उनकी स्पेशल ऑप्शंस की बात थी, उसमें तुम्हें मुश्किल से 3 मिनट लगते थे। जहां तक खूबसूरत सेल्स गर्ल्स का सवाल था, तुम्हारे पास उन्हें देखने तक का समय नहीं था। आखिर लड़कियों को इम्प्रेस करना कौन सी बड़ी बात थी? वह काम बाद में भी किया जा सकता था। तुमने घड़ी की तरफ देखा, 2 बज चुके थे। तुमने तुरंत एक टैक्सी रोकी और बैंक की ओर निकल पड़े। कमर्शियल बैंक आखिर एक आधिकारिक बैंक था और शेनचेंग में उसका मुख्यालय भी बेहद शानदार था। करीब 3 बजे तुम बैंक के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। तुमने फोन मिलाकर कहा, हेलो झाओ मैनेजर, मैं पहुंच गया हूं। तुम्हें देखते ही वह गर्मजोशी से आगे बढ़े और बोले, चू साहब नमस्कार, मैं कमर्शियल बैंक का मैनेजर झाओ चियान हूं, आपका स्वागत है। तुमने मुस्कुराकर कहा, झाओ मैनेजर, बहुत औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तुरंत कहा, चू साहब, अगर आप चाहें तो पहले खाना खा लेते हैं, मुझे डर है कि आपको भूख लगी होगी। तुमने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूं। उस समय तक मीटिंग रूम में कई लोग पहले से मौजूद थे। झाओ चियान ने खुद तुम्हारे लिए चाय डाली और बोले, चू साहब, जिन लोगों से आपने मिलने के लिए कहा था वे सभी यहां मौजूद हैं। सभी लोगों का संक्षिप्त परिचय करवाने के बाद तुमने कमरे में नजर दौड़ाई और विनम्रता से कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आप सभी को इस तरह अचानक बुलाया। दरअसल मैं थोड़ा जल्दी में हूं, इसलिए मैंने सोचा कि सीधे आप सभी से एक साथ मुलाकात कर लेता हूं। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी आज की बातचीत के बाद आप सभी इससे काफी संतुष्ट होंगे। कमरे में मौजूद सभी लोग बिजनेस की दुनिया के अनुभवी लोग थे, इसलिए तुम्हारे इस अचानक बुलाने से किसी को बुरा नहीं लगा। इसके अलावा झाओ चियान उन्हें पहले ही बता चुके थे कि तुम एक बेहद बड़े अमीर व्यक्ति हो और तुम्हारे पास जबरदस्त कैश फ्लो है। आज के समय में बहुत से अमीर कारोबारी दिखने में तो बेहद अमीर होते हैं, लेकिन उनकी अधिकांश संपत्ति जमीन जायदाद, फंड, शेयर या दूसरी जगहों पर लगी होती है। वास्तव में इतना ज्यादा कैश रखने वाले अमीर लोग बहुत कम होते हैं। इसी वजह से कमरे में मौजूद सभी लोग तुम्हारे साथ बिजनेस करने को लेकर बेहद उत्साहित थे। सबसे पहले बात हुई घर खरीदने की। तुमने सामने बैठे लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों ने जो प्रॉपर्टी तैयार करके रखी है, उसकी सारी जानकारी मुझे दे दीजिए। तुरंत तुम्हारे सामने फाइलों का ढेर लगा दिया गया। इनमें 30 से ज्यादा लग्जरी अपार्टमेंट और आलीशान विला शामिल थे। तुमने बेहद तेजी से सभी फाइलें देखनी शुरू कर दी। तुम्हारा मुख्य ध्यान सिर्फ प्रॉपर्टी के लोकेशन, माहौल और कीमत पर था।
ये सभी शेनचेंग की मशहूर और बेहद महंगी प्रॉपर्टीज थीं, जिन्हें आम आदमी खरीदने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, इनमें मौजूद सबसे सस्ता लग्जरी अपार्टमेंट भी लगभग 20 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर की कीमत का था और उसका आकार 230 वर्ग मीटर से ज्यादा था। सभी प्रॉपर्टीज की जानकारी देखने में तुम्हें करीब 1 घंटे का समय लग गया। जब तुमने आखिरकार फाइलें नीचे रखीं और सिर उठाया, तो देखा कि तुम्हारे बगल में पहले से एक पैकेट में खाना रखा हुआ था। तुमने बिना किसी झिझक के खाना उठाया और खाने लगे। तुम्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि सामने बैठे लोगों के सामने खाना खाने से तुम्हारी छवि कैसी लगेगी। खाना खाते हुए तुमने पूछा, अगर मैं आप लोगों की प्रॉपर्टी खरीदता हूं, तो क्या इसके साथ कोई अतिरिक्त डिस्काउंट या फायदे भी मिलेंगे? सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसके बाद बारी बारी से उन्होंने अपनी अपनी प्रॉपर्टी की खूबियां बतानी शुरू कर दी। लगभग हर कंपनी की तरफ से 3 साल की मेंटेनेंस फीस माफ करने की पेशकश थी। इसके अलावा बिजली, पानी और हीटिंग के खर्च में भी कुछ वर्षों तक छूट दी जा रही थी। कई प्रॉपर्टीज के साथ पार्किंग भी मुफ्त दी जा रही थी। इतना ही नहीं, 3 साल के दौरान कुल 10 बार पूरे घर की मुफ्त सफाई की सुविधा भी दी जा रही थी। तुमने जल्दी से हिसाब लगाया। सबसे सस्ता लग्जरी अपार्टमेंट लगभग 4 करोड़ 60 लाख रुपए का था, जबकि सबसे महंगा विला देखकर तुम भी थोड़ी देर के लिए रुक गए। उसकी कीमत पूरे 80 करोड़ रुपए थी। कुल मिलाकर तुम्हारे सामने 32 लग्जरी प्रॉपर्टीज थीं। इनमें 7 विला और 25 बड़े अपार्टमेंट शामिल थे। सभी को खरीदने की कुल कीमत लगभग 430 करोड़ रुपए थी। लेकिन तुम्हारे पास इस समय करीब 740 करोड़ रुपए मौजूद थे। इसलिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने को लेकर तुम्हें जरा भी चिंता नहीं थी, बल्कि तुम तो काफी खुश थे, क्योंकि इस खरीदारी से तुम्हें सीधे 4,300 करोड़ रुपए का कैशबैक मिलने वाला था। तुमने बिना किसी झिझक के अपना कार्ड निकाल लिया और कहा, कार्ड चलाइए। तुम्हारे अचानक इतने बड़े सौदे के लिए तैयार होकर आने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बैंक के साथ आए इन लोगों ने जल्दबाजी में सिर्फ घरों और विला की जानकारी वाली फाइलें ही तैयार की थीं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम एक ही बैठक में इतनी सारी प्रॉपर्टीज खरीदने का फैसला कर दोगे। आमतौर पर लोग पहले बातचीत करते हैं, फिर मन बनने के बाद मौके पर जाकर घर देखते हैं। लेकिन कौन जानता था कि आज सामने ऐसा इंसान खड़ा है, जिसने सिर्फ तस्वीरें देखकर ही घर खरीदने का फैसला कर लिया। उनके पास कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। तुमने बस एक फोन किया और तुरंत किसी को भेजकर कॉन्ट्रैक्ट मंगवा लिया। सुनिए, खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत लेकर आइए, अभी चाहिए। इसके बाद तुमने बगल में खड़े तीनों यॉट कंपनियों के प्रतिनिधियों की तरफ देखा और कहा, आप लोगों के पास अपनी यॉट्स की जानकारी है? तीनों ने तुरंत अपने अपने दस्तावेज निकालकर बड़े सम्मान के साथ तुम्हारे सामने रख दिए। घर खरीदने के बाद उन्हें पूरी तरह यकीन हो चुका था कि तुम कोई बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए वे जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ऐसे बड़े आदमी के सामने तो अगर वे उनके सिर पर भी बैठ जाएं, तब भी वे चुपचाप कागज तक पकड़ाने को तैयार थे। तुमने दस्तावेजों को थोड़ा देखा और उनमें दिखाई गई 3 यॉट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे ये तीनों पसंद हैं, मैं तीनों खरीदूंगा। फिर तुमने कहा, इसके अलावा मुझे एक यॉट कस्टम डिजाइन भी करवानी है। एक प्रतिनिधि तुरंत बोला, चू साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम बना ना सकें। तुमने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और तेजी से अपनी जरूरतें बताने लगे। तीनों कंपनियों के प्रतिनिधि तुरंत अपनी नोटबुक में तुम्हारी हर बात लिखने लगे। तुम्हारी मांगें काफी ऊंची थीं, इसलिए तुमने कहा, तुम तीनों आपस में मुकाबला करो और देखो कि इस ऑर्डर को कौन पूरा कर सकता है। इसी दौरान घर का कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया। तुमने तुरंत उस पर साइन करना शुरू कर दिया और तीनों यॉट कंपनियों को अपनी तैयारी करने का समय दे दिया। इतना ही नहीं, तुमने प्राइवेट जेट्स के दस्तावेज भी अपने हाथ में ले लिए। कई कंपनियों की जानकारी देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पर हल्की शिकन आ गई। सच कहें तो तुम्हें इनमें से कोई भी खास पसंद नहीं आया, लेकिन इसमें ज्यादा हैरानी की बात भी नहीं थी, क्योंकि प्राइवेट जेट बनाने की लागत बहुत ज्यादा होती है। आमतौर पर इनके तैयार मॉडल स्टॉक में नहीं रखे जाते, बल्कि ऑर्डर मिलने के बाद ही बनाए जाते हैं। तुमने तुरंत अपनी जरूरतें बतानी शुरू कर दी और सभी प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपनी कंपनियों के पीछे मौजूद निर्माता कंपनियों से संपर्क करें। प्राइवेट जेट की तुम्हारी मांगें भी काफी ज्यादा थीं। तुम एक एक करके अपनी शर्तें बताते जा रहे थे और सामने बैठे लोग उन्हें लिखते जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने अपने निर्माताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर बगल में खड़ा झाओ चियान पूरी तरह हैरान था। सच कहें तो बैंक के अध्यक्ष होने के नाते उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन उसे लग रहा था कि आज ही उसे असली दुनिया की झलक मिली है। आखिर बाजार से सब्जी खरीदते समय भी लोग उसकी कीमत पूछते हैं, लेकिन तुम करोड़ों अरबों की चीजें ऐसे खरीद रहे थे जैसे कोई मामूली सब्जी खरीद रहे हो। घर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद यॉट कंपनियों का फैसला भी आ गया। आखिरकार तीनों में से एक कंपनी को तुम्हारी कस्टम यॉट बनाने का काम सौंप दिया गया।
जिस निजी यॉट को तुमने कस्टम करवाने का फैसला किया था, उसके बारे में तुमने टैक्सी में बैठकर मोबाइल से जल्दी जल्दी कुछ जानकारी जुटाई थी। फिर तीनों कंपनियों की मौजूदा यॉट्स की खूबियों को मिलाकर अपनी पसंद के हिसाब से एक खास डिजाइन तैयार करवाया। इस पूरी कस्टम यॉट की कीमत करीब 25 अरब युआन तक पहुंच गई। पूरी दुनिया के हिसाब से भी यह बेहद महंगी यॉट थी। अब बस फैक्ट्री से इसके तैयार होकर आने का इंतजार था, जिसमें लगभग 9 महीने लगने वाले थे। घर और यॉट की खरीदारी के बाद जब कार्ड से भुगतान पूरा हुआ तो तुम्हारे खाते में मौजूद कुल रकम सीधे 722 अरब तक पहुंच गई। अगर तुम चाहो तो यह पूरी रकम भी निकाल सकते थे। और सबसे खास बात, यह सारा पैसा नकद में निकाला जा सकता था। अमीरों की दुनिया में अब तुम किसी साधारण अमीर व्यक्ति की श्रेणी में नहीं थे। तुम उस स्तर पर पहुंच चुके थे जहां दुनिया के सबसे बड़े रईस भी तुम्हें गंभीरता से लेते। घर और यॉट का मामला निपटाने के बाद अब बारी थी प्राइवेट जेट की। कई विमान कंपनियों के बीच बातचीत और चर्चा के बाद आखिरकार यह बड़ा ऑर्डर चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने हासिल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे शानदार निजी विमान सुविधाओं के हिसाब से जेट को पूरी तरह कस्टमाइज किया जाना था। अंतिम कीमत थी 35 अरब युआन। पता नहीं यह कीमत दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं, लेकिन सामने मौजूद एयरलाइन के कर्मचारी इस समय तक पूरी तरह सुन्न पड़ चुके थे। आज दिन भर तुमने जितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, उनमें किसी के साथ धोखाधड़ी होने की तुम्हें जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि इस समय हर कंपनी के प्रतिनिधि की नजर में तुम एक ऐसे सुपर अमीर व्यक्ति बन चुके थे जिसके पीछे एक बेहद ताकतवर परिवार और अथाह दौलत थी। इतनी बड़ी ताकत के सामने कोई भी तुम्हारे साथ चालाकी करने की गलती नहीं करना चाहता था। आखिर तुम्हें अच्छी सेवा देकर ही वे भविष्य में और ज्यादा पैसा कमा सकते थे। सभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन और भुगतान पूरा होते ही तुम्हारी कुल संपत्ति आखिरकार 1000 अरब का आंकड़ा पार कर गई। कुल रकम पहुंच गई थी 1037 अरब। सभी प्रतिनिधि कॉन्ट्रैक्ट और भुगतान की पुष्टि लेकर तुरंत अपनी अपनी कंपनियों की ओर रवाना हो गए। उन्हें सबसे पहले अपनी कंपनियों के बड़े अधिकारियों को इस सुपर ग्राहक के बारे में बताना था। जब आखिरकार सभी लोग चले गए, तब रात के 7 बज चुके थे। तुमने थककर अपना सिर दबाया और मन ही मन कहा, सच कहूं तो सुबह 10 बजे से लगातार पैसे खर्च करते करते मैं सच में थक गया हूं। दोपहर भर सोच विचार, बातचीत, मोलभाव और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद अब शरीर और दिमाग दोनों थक चुके थे। तभी झाओ चियान ने कहा, चू साहब, लगता है आप भी काफी थक चुके हैं। ऐसा करते हैं, मुझे आपको खाना खिलाने का मौका दीजिए, थोड़ा आराम भी हो जाएगा। अब तुम्हारे अंदर पहले जैसी जल्दबाजी नहीं थी। आखिर तुम्हारे पास अब 1000 अरब से ज्यादा की संपत्ति थी। लग्जरी कारें, आलीशान हवेली, निजी यॉट और प्राइवेट जेट, सब कुछ तुम्हारे पास था। इस जिंदगी में अब तुम आराम से बैठकर भी पूरी जिंदगी शानदार तरीके से गुजार सकते थे। तुमने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो। जैसे ही तुम बैंक के बाहर निकले, तुम्हारी नजर सामने खड़ी एक बेहद शानदार फेरारी SF90 पर पड़ी। वह कार खास तौर पर तुम्हें डिलीवर करने के लिए वहां खड़ी थी। लाल रंग की कार की बॉडी आग की लपटों जैसी चमक रही थी। कार के अंदर से लेकर उसके बाहरी लुक तक तुम्हें सब कुछ बेहद पसंद आया। झाओ चेन की अगुवाई में तुम दोनों एक निजी रेस्टोरेंट में पहुंचे, लेकिन तुम्हें हैरानी इस बात की थी कि सिर्फ तुम दोनों के लिए झाओ चेन ने सबसे बड़ा प्राइवेट कमरा बुक करवा दिया था और ऊपर से दर्जनों तरह के व्यंजन भी ऑन ऑर्डर कर दिए। झाओ सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है? पैसा खर्च करना भाई साहब, आज आपने इतना कुछ खरीद लिया है, क्या वो कम है? अगर सच में पैसा खर्च करने की बात है तो निवेश में पैसा बहुत तेजी से खर्च हो सकता है। हाँ, निवेश। झाओ सर, क्या आपको ऐसी कोई कंपनी पता है जिसे इस समय निवेश की जरूरत हो? अगर मौका मिला तो शायद मैं कुछ कंपनियों की मदद कर सकूं। छू साहब, ऐसी कंपनियां तो बहुत हैं। पूरे देश में हर तरह के कारोबार में निवेश की जरूरत वाली कंपनियों की कोई कमी नहीं है। अगर ऐसा है तो जाओ सर, आप मेरे लिए मनोरंजन और फिल्म इंडस्ट्री, ऑनलाइन मीडिया, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल और शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में ऐसी कंपनियां देखिए जिन्हें निवेश की जरूरत हो। लेकिन कंपनी बहुत खराब नहीं होनी चाहिए, वरना अगर उसका भविष्य ही नहीं हुआ तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा। ये बात तुमने जानबूझकर कही थी। आखिर तुम्हें तो किसी भी कंपनी में निवेश करने पर रिटर्न मिलना ही था। झाओ चेन ने तुरंत हामी भर दी। चू साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आज खाना खाने के बाद वापस जाकर आपके लिए तुरंत संपर्क करता हूं। एक बैंक के अध्यक्ष होने के नाते झाओ चेन अच्छी तरह जानता था कि कितनी सारी कंपनियां उसके बैंक से लोन लेने के लिए उसके पीछे घूमती रहती हैं। हालांकि इसी बीच उसने अपनी एक छोटी सी इच्छा भी सामने रख दी।
अगर संभव हो तो मैं चाहता हूं कि चू साहब अपनी जमा राशि हमारे बैंक में रखें। आखिरकार, अपने बैंक का सालाना लक्ष्य पूरा करने के लिए वह तुम्हारे जैसे बड़े ग्राहक को किसी भी हालत में हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तुमने झाओ चेन की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। झाओ सर, आप भी जानते हैं कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, इसलिए मैं अपनी पूरी जमा राशि सिर्फ आपके बैंक में नहीं रख सकता। लेकिन मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि मेरी सबसे ज्यादा जमा राशि आपके बैंक में ही होगी। इसे तुमने बदले में की गई मदद समझा। आखिर बूढ़े झाओ ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करने का भरोसा दिया था, इसलिए इतना छोटा सा एहसान करना तुम्हें भी मंजूर था। झाओ चेन को भी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। अगर उसके बैंक में एक 100 अरब की जमा राशि आ जाए तो उसका पूरे साल का लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकता था। खाना खत्म करते करते रात के करीब 9 बज चुके थे। झाओ सर, निवेश वाली कंपनियों से संपर्क करने का काम आपको सौंपता हूं। चू साहब, इसमें कैसी औपचारिकता? आपके लिए काम करना तो मेरे लिए सम्मान की बात है। अब तुम्हें धीरे धीरे दूसरों की विनम्रता और सम्मान की आदत होने लगी थी। तभी तुम्हें कुछ याद आया। हाँ, एक और बात। मैं एक बड़ी इमारत खरीदना चाहता हूँ। क्या इस इलाके में ऐसी कोई कंपनी या मालिक है जो अपनी पूरी बिल्डिंग बेचने के बारे में सोच रहा हो? जाओ चेन थोड़ा हैरान हुआ। चू साहब, एक पूरी कमर्शियल बिल्डिंग खरीदना कोई छोटी बात नहीं है। इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी। अगर आप सच में खरीदना चाहते हैं तो मुझे अच्छी तरह से पूछताछ करनी पड़ेगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, लेकिन ग्राहक की जरूरत पूरी करना ही उसकी पहली प्राथमिकता थी। कुछ देर सोचने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया। वैसे चू साहब, अगर ऐसी बिल्डिंग हो जो अभी अभी बनकर तैयार हुई हो और जिसका इस्तेमाल अभी शुरू ना हुआ हो, तो क्या वह भी चलेगी? हाँ, बिल्कुल। मैं बाद में उसकी मरम्मत और इंटीरियर का काम करवा लूंगा। अरे, तब तो मुझे एक बिल्डिंग याद आ रही है। कुछ साल पहले एक कंपनी ने हमारे बैंक से लोन लेकर दो जुड़वां इमारतें बनवाई थीं। दोनों इमारतें एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं और उनका डिजाइन काफी जटिल है। उनमें कमर्शियल एरिया, ऑफिस, होटल, रिहायशी फ्लैट और कई तरह के इस्तेमाल की सुविधाएं बनाई गई हैं। लेकिन अभी पिछले महीने ही दोनों इमारतों का निर्माण पूरा हुआ है। मैंने सुना है कि अंदर अभी सजावट और इंटीरियर का काम चल रहा है। हालांकि मुझे इसकी मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है। मुझे किराए पर नहीं लेना, मुझे सीधे खरीदना है। जाओ सर, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर बिल्डिंग मुझे पसंद आई तो मैं उसे सीधे खरीद लूंगा। झाओ चेन ने सिर हिलाया और तुरंत फोन मिलाया। यही होता है बैंक की ताकत का असर। शेनझोउ साम्राज्य के एक सरकारी बैंक के अध्यक्ष होने के कारण झाओ चेन के पास बेहद विशाल संसाधनों तक पहुंच थी। देश के लगभग हर क्षेत्र और हर उद्योग में उसका संपर्क था। फोन बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया। झाओ चेन ने स्पीकर ऑन कर दिया। झाओ सर, नमस्ते। इतनी रात को फोन किया है, कोई खास काम है क्या? हाँ हाँ हाँ। छोटे डोंग, आज मैं तुम्हें किसी और के कहने पर फोन कर रहा हूं। तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या बात है? तुम्हारी वो दोनों इमारतें कैसी चल रही हैं? बूढ़े जाओ, क्या तुम पैसों की बात पूछने के लिए फोन कर रहे हो? अरे चिंता मत करो, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। बहुत जल्द इमारतें इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएंगी। उसके बाद जो किराया मिलेगा उससे मैं तुम्हारा लोन चुका दूंगा। जल्दी मत करो, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा उन दोनों इमारतों को बेचने का कोई इरादा है? तो मित्रों, ये था पहला पार्ट। अगला पार्ट जल्दी आएगा, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि मिस ना हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना।